हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्समैन टी पे। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ जो अपना पैकेज निकाला है मोदी जी ने, उसका सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में 13,21,500 करोड़ को हम डिस्कस कर चुके थे। अभी भी उसी को ही लगभग हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिटेल में आगे दिया हुआ है। जो भी हमने ये पढ़ा था इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो इसको इस पार्ट में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हमारी मदद इतनी नहीं करी है। मैंने इसको अगर ढंग से रिसर्च किया है इसके बारे में। 20 लाख करोड़ की बात तो कह दी, लेकिन इन्होंने 20 लाख करोड़ एक्चुअल में आपको दिए नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ 1.5-2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने। बाकी सब इन्होंने आपको लोन्स की फॉर्म में दिए हैं और आपको थोड़ा आपका इनकम मतलब जो गवर्नमेंट को आप पे करते थे उसको कम कर दिया, थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट कम कर दी, कोलेटरल फ्री लोन दे दिए। तो इन सब चीज़ों में आपको मदद करिए, लेकिन आपको एक्चुअल में 20 लाख करोड़ को इंजेक्ट नहीं किया गया। और इसमें जो 8 लाख करोड़ में वो तो आरबीआई के मेजर हैं, और आरबीआई गवर्नमेंट से फ्री है वैसे तो, ठीक है। तो हम इसको गवर्नमेंट की तरफ से कम मदद है, कहने को 20 लाख करोड़ का है, लेकिन इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी करी है इसमें। पर ठीक है, रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को इन्होंने थोड़ा बहुत सही मेजर तो ले ही लिए। तो अब पहले आते हैं ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री मतलब सिक्योरिटी फ्री लोन जो एमएसएमई के अंदर बिजनेस है उनको दिए जाएंगे। सिंपल है, बिजनेस एमएसएमई हैव बीन badly hit due to COVID-19, हम सब जानते हैं। Need additional funding to meet operational liability, build up by raw material and restart business। बिजनेस जो है वो COVID-19 की वजह से बैडली हिट हुए हैं, आप सब जानते हैं। उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी दुकानें खुली नहीं है भाई, सीधी बात है। तो उनको एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है ताकि उनकी जो ऑपरेशनल लाइबिलिटी बन गई है, जो उनको पे करना है, जिनको उन्हें जो ऑपरेशन के दौरान लाइबिलिटी उनकी फॉर्म हो चुकी हैं, उसको फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है और बिजनेस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिसीजन लिया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एमएसएमई फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी up to 20% of entire outstanding credit as on 29/2/2020। बिजनेस / एमएसएमई मतलब एमएसएमई जो हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या और बैंक के द्वारा 20% तक का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो उनका 29 फरवरी से अब तक हो चुका है, उसमें उनको 20% की मदद दी जाएगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का मतलब यही है। बोरोवर्स विद अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। जो एमएसएमई का 100 करोड़ तक का टर्नओवर होगा, मतलब साल भर में जो सेल करी उन्होंने, तो 100 करोड़ का जिनका टर्नओवर होगा उनको 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन दिया जाएगा, ठीक है। Loan to have 4-year tenure with moratorium of 12 months on principal repayment। जिन लोन का 4 साल का रीपेमेंट टाइम होता था उनमें 12 महीने की रोक लगा दी गई है और उनको 5 साल का बना दिया गया है। भाई पेमेंट प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए भाई लोन एमएसएमई ने पैसा तो कमाया नहीं, अगर पैसा ही नहीं कमाया तो पे कैसे करेंगी, इसलिए इनको 1 साल की मोहलत दे दी गई है, रोक लगा दी गई है लोन पे। इंटरेस्ट टू बी केप्ड, इंटरेस्ट को थोड़े दिनों के ढक दिए, मतलब केप का मतलब एक तो ढकना ही होता है, इंटरेस्ट को मना कर दिया, रोक लगा दी इंटरेस्ट पे, वो गवर्नमेंट देख लेगी इंटरेस्ट। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। 100% क्रेडिट गारंटी कवर दिया है भाई, मतलब लोन देने की बात कही है, मदद की नहीं है, लोन दिए हैं बस, आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए। वैसे आपको मदद वो होती है जो आपको एक्चुअल में की जाए अपने पैसों से। अब भाई आप हैं, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है तो आप उनसे बदले में कुछ तो चाहते हैं, पर वो जो आपको दे रहे हैं वो भी आपको लोन के तौर पे दे रहे हैं। तो हिसाब से तो ना टैक्स भी लेना चाहिए भाई, ये तो गलत है ना।
पर जो है सो है, ये गलत है। वैसे इन्होंने गरीबों की मदद की है, लेकिन 1-2 लाख करोड़ रुपए की मदद करी है ज़्यादातर, और 8 लाख करोड़ तो RBI के मेजर की हैं, और सब इन्होंने लोन वोन दिए हैं और इंटरेस्ट कम कर दिया और थोड़ी अपनी इनकम कम कर ली है बस। स्कीम्स ये सब 31 अक्टूबर से लागू होना शुरू हो जाएंगी, और नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेट्रल, कोई फीस नहीं ली जाएगी गारंटी के लिए, और फ्रेश कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा। ठीक है। 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। 45 लाख यूनिट्स को मदद दी जाए और अपना बिजनेस को वापस चालू कर लेंगे इन सब मददों के द्वारा। ठीक है। लोन मिलेगा आपको, ये मत ध्यान रखना कि आपको पैसा मिल गया तो आपको वापस नहीं करना। ठीक है। ₹20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME। जो MSMEs परेशान चल रही हैं उनको सबॉर्डिनेट डेट मतलब एक्स्ट्रा डेट दिया जाएगा। ठीक है। स्ट्रेस्ड MSME नीड इक्विटी सपोर्ट। जो परेशान है उनको इक्विटी की ज़रूरत है। इक्विटी मतलब पैसा, मतलब इक्विटी का मतलब कैपिटल है एक तरीके से यहाँ पे, तो उनको फ्रेश कैपिटल की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ ₹20,000 करोड़ एज सबॉर्डिनेट डेट। 20,000 करोड़ का प्रोविजन बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज सबॉर्डिनेट डेट, ये तो ऊपर लिखा ही है। 2 लाख MSMEs आर लाइकली टू बेनिफिट। 2 लाख MSME को फ़ायदा होगा इससे। जो भी इसमें लिखा है मैं बस बोल रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं ज़्यादा जोड़ूंगा नहीं, ताकि आपको क्लियर डेफिनेशन पता चल जाए, आप इसके बारे में सही से जान सकें। ठीक है। फंक्शनिंग MSME विच आर NPA और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। जो MSME काम कर रही हैं लेकिन जो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट को बोलते हैं, जो असेट हमें कुछ परफॉर्म मतलब पैसा कमा के दे नहीं रही है, जो MSME वैसी बन चुकी हैं और जो परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, उनको वो एलिजिबल होंगी इस लोन को लेने के लिए। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ टू CGTMSE। इसका मतलब तो क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। CGTMSE मतलब क्रेडिट गारंटी टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के द्वारा। ठीक है। 4,000 करोड़ की CGTMSE विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। गारंटी सपोर्ट मिलेगा मतलब बैंक्स को। ठीक है। Promoters of the MSME will be given debt by bank which will then be infused by promoters as equity in the unit। Promoters मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से ओनर ही होते हैं ये। MSME को जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको डेट दिया जाएगा, बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा, जो कि प्रमोटर्स इक्विटी में अपनी यूनिट में इक्विटी के तौर पे लगाएंगे। एक्चुअल सी बात है, इन्होंने लिख दी है। ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSMEs थ्रू फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड के द्वारा MSMEs में 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगा। इन्होंने यहाँ भी कुछ कह दिया है आपके लिए। MSME फेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। जानते हैं बहुत बुरी तरीके की इक्विटी की शॉर्टेज इनको भी पड़ रही है, मतलब पैसा इन पे है नहीं। फंड्स ऑफ फंड विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप। 10,000 करोड़ का कलेक्शन इनके लिए सेट किया जाएगा। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर MSME विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। ठीक है। इक्विटी फंडिंग दी जाएगी MSME को ताकि वो अपने ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ा सकें, और वायबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सक्सेस को भी बढ़ा सकें। FOF will be operated through a mother fund and few daughters fund। जो daughters fund और mother fund बना रखा है इन्होंने, उनमें से फंड ऑफ फंड्स को मतलब फंड ऑफ फंड क्या है, मतलब फंड में से फंड को मदद देना, इनके फंड को फंड में से मदद देना। तो जो फंड इस्तेमाल करेंगे वो मदर और डॉटर फंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लेवरेज 50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड लेवल। फंड स्ट्रक्चर
जो कि फाइनेंस करेंगे। लेवरेज का मतलब फाइनेंस ₹50,000 करोड़ ऑफ फंड, लिखी हुई चीज़ बार बार लिख देते हैं। विल हेल्प टू एक्सपेंड MSME साइज एज वेल एज कैपेसिटी। ठीक है, समझते हैं। विल encourage MSME टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। भाई अगर MSME की ग्रोथ होगी तो स्टॉक एक्सचेंज में भी उनका नाम आएगा डेफिनेटली। MSME की न्यू डेफिनेशन ना दी गई है, ठीक है, पहले से अब डेफिनेशन चेंज कर दी गई है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी और डिमांड आ रही थी रिवीजन की। इसकी जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया जाए भाई, बहुत ओल्ड स्टाइल जो की है डेफिनेशन। देयर हैज़ बीन और डेफिनेशन ऑफ MSME रिवाइज कर दी गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेवल विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स, आगे इन्वेस्टमेंट लेवल को रिवाइज कर दिया गया है। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग। अब हम देख लेते हैं क्या चेंजेस करे हैं। जो भी MSME की क्लासिफिकेशन चल रही है हाल फिलहाल उसको चेंज करके नीचे बताया है। अभी हम जान लेते हैं भी क्या चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम ये जो है इनका क्राइटेरिया नापा जाता है, इनको MSME को नापा जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम का अगर होगा तो वो माइक्रो में आएगी। अगर सर्विस एंटरप्राइज है तो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से कम का होगा तो वो माइक्रो में आएगी। स्मॉल इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से कम का होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ से कम का होगा सर्विस एंटरप्राइज में तो स्मॉल में आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम की आएगी। और सर्विस एंटरप्राइज में अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में आएंगी। तो ये तो थी पिछली डेफिनेशन की बात। हम देख लेते हैं क्या चेंजेस करें। वाइज MSME क्लासिफिकेशन क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट रिटर्न एनुअल टर्नओवर, 2 क्राइटेरिया को उन्होंने कंपोज करके बता दिया है, एक इन्वेस्टमेंट का एक एनुअल टर्नओवर का। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम का हुआ तो माइक्रो में आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम का और टर्नओवर अगर 50 करोड़ से कम का हुआ तो मैन्युफैक्चर में आएगी, तो वो स्मॉल में आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ से कम का और टर्नओवर अगर 100 करोड़ से कम का तो वो मीडियम में आएगी। ये डेफिनेशन रिवाइज कर दी है, बढ़ा दी गई है। एक्चुअल में देखें तो पहले बहुत कम था, लाखों में था, अब करोड़ों में आ चुका है। तो बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है क्योंकि अगर डेफिनेशन चेंज करेंगे तो उनकी MSME चलाते हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो उससे भाई अगर तुम्हें अपनी लिमिट्स तुम्हारी अगर बढ़ जाएँ तो तुम भी थोड़ा अपना एफर्ट ज़्यादा डालोगे। अगर तुम पहले ही ये सोच लो कि हमारी तो चलेगी नहीं तो फिर तो गलत है। तो ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़ 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर जो कि सप्लायर और जो बायर हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं बिजनेस में ग्लोबली, उनको अब डिसअलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि भाई थोड़ा सेल्फ लैंड बनना है हमें। तो ग्लोबल की मतलब बाहरी लोगों की मदद कम ही ली जाए तो अच्छा है। इंडियन MSME एंड अदर कंपनी है ऑफन फेस अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, इसको रोक लगाई जाएगी, ठीक है। देयरफॉर ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर अप टू ₹200 करोड़ 200 करोड़ का। और टेंडर को निविदा बोलते हैं, शायद निवेश करते हैं ये लोग, इसलिए इनका स्टॉक बंद कर दिया है ताकि थोड़ा अपना कंपटीशन कम हो फॉरेन कंपनीज से। नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स विल बी इफेक्टेड, ठीक है भैया। फाइनेंशियल रूल इफेक्ट होंगे, डेफिनेशन चेंज होगी। तो दिस विल बी स्टेप फॉरवर्ड सेल्फ लैंड इंडिया एंड सपोर्ट मेक इन इंडिया, ठीक है। हम जानते हैं मेक इन इंडिया मतलब देश के अंदर बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनको मदद मिलेगी, सीधी बात है। देयर विल ऑल्सो हेल्प MSMEs टू इंक्रीज देयर बिजनेस। कंपटीशन कम होगा तो MSMEs को मदद तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। अदर इंटरवेंशंस फॉर MSMEs currently face problem of marketing and liquidity due to COVID, ठीक है। मार्केटिंग बेचने और लिक्विडिटी मतलब पैसे की कमी की वजह से
कोविड में मतलब उन्होंने बहुत दिक्कत झेली है। तो ई मार्केट लिंकेज फॉर MSMEs टू प्रमोटेड टू एक्ट एज रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ई मार्केट लिंकेज मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा, इंटरनेट पे ऑनलाइन बिजनेस करने का उनको मौका मिलेगा, ठीक है। उनको प्रमोट किया जाएगा MSMEs को। MSME में बहुत फोकस किया गया है, लेकिन इनको सिर्फ लोन दिया जाएगा, कोलेटरल फ्री जो होता है, सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, और मैं जानता हूँ कॉमर्स वाला चाहता है कि उसका एक अच्छा बड़ा बिजनेस हो, तो माइक्रो लेवल से यार कोई शुरुआत करता है। तो माइक्रो लेवल पे अगर तुम बिजनेस देखोगे, अपना शुरू करना चाहोगे तो आप शुरू कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए है ही, और लोन आपको फ्री में तो मिल रहा है, जब कुछ रखना तो पड़ नहीं रहा उसके बदले, लेकिन आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिनटेक विल बी यूज्ड टू एनहांस ट्रांसमिशन। ये सब ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने की बातें कह रहे हैं यहाँ पे। टेक्निकल इक्विपमेंट्स मतलब लाना हो गया यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो सफाई रहे। ऑनलाइन में क्लीनलीनेस आ जाती है, सही बात है। ये तो सब कुछ क्लियरली होता है, सब कुछ प्रूफ के साथ होता है, ठीक है। MSME रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड CPSE टू रिलीज इन 45 डेज। काम की चीज़ नहीं है वैसे। जो इनका फंड है वो जल्दी 45 डेज में रिलीज कर दिया जाएगा। ₹2,500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। आपको मैं ये पहले बता ही चुका हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। बिजनेसेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क। उनको स्ट्रेस होगा क्योंकि वो काम पे वापस जाएंगे। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वॉज मेड इन 4 EPF अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल establishments। 12% of employer and 12% employee contribution was made into EPF account। एम्प्लॉयर जो पैसा देगा उसका 12% कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉय का खुद का 12% कंट्रीब्यूशन, तो 24% का कंट्रीब्यूशन EPF में होगा एक वर्कर के। तो ये भी एक फ़ायदा है, पर इसमें गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्यों हाथ अपना जोड़ रही। इसमें गवर्नमेंट ने एक और दिक्कत कर दी इधर कि तुम्हारा ही पैसा अपने यहाँ पे जोड़ लिए, मतलब 20 लाख करोड़ में इंक्लूड कर लिया है तुम्हारे ही पैसे को, एक तरीके और कर लिया है। और 20 लाख करोड़ सुनने में बहुत बड़ी रकम है, 2 के आगे 13 जीरो लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी हेल्प करी नहीं है। इन्होंने 2 के आगे सिर्फ 12 जीरो लगाए। क्या कहें भैया। This was provided earlier for salary months of March, April and May 2020। देखो, ये सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई की जो 2020 में महीने को कोविड की वजह से नौकरी पर गई नहीं है, तो इनकी EPF का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि जो इनका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होगा उनको हेल्प ज़रूर देगा, ठीक है। दिस सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 3 months टू सैलरी मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। तो इन सब सैलरी का उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा 12% दोनों को, और उनको सपोर्ट दिया जाएगा जून, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ ₹200 to 2,500 करोड़ टू 3.67 lakh establishments and 72.22 lakh employees। वाह भाई वाह, तुम्हारा पैसा तुम ही को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनों को फायदा मिलेगा। अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है बड़ी चालाक है सही में। मोदी को क्या ठहरा है, मोदी तो अच्छा काम कर रहा है, उसको क्या मालूम। EPF contribution reduced for business and worker for 3 months ₹6,750 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट। सब लिक्विडिटी सपोर्ट के बारे में ही है, तो बता ही दिया है मैंने, रीड कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। इसमें ज़्यादा क्लियर है नहीं, मतलब इसमें इतना बात आपकी मज़ेदारी लायक है नहीं,
₹30,000 crore special liquidity scheme for NBFC, HFC and MFI, non-banking financial company, माइक्रो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऐसे कुछ है। ये कंपनी जो है ये एक्चुअल में बैंक्स की तरह ही है या मदद करती है माइक्रो एंटरप्राइजेस को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। और फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी इन डेट मार्केट। डेट मार्केट मतलब डिबेंचर्स वगैरह यहाँ से परचेज किए जाते हैं पब्लिक लेवल में, तो उनमें ये मनी रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट पा रही है क्योंकि इसमें लोग डिबेंचर खरीद नहीं रहे हैं लोगों के और इन्वेस्टमेंट पैसा आ नहीं रहा है इन पे। तो गवर्नमेंट विल लॉन्च ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, पैसे देने की स्कीम, पैसा इंजेक्ट करने की स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्या है, जुमला तो नहीं है। Under this scheme, investment will be made in both primary and secondary market transaction and investment grade debt paper of NBFC, HFC और MFI। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपको बता दूं, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जिसमें हम पहले शेयर खरीदते हैं नए जो इश्यू करती है कंपनी, और सेकेंडरी मार्केट जिसमें वो शेयर ट्रेड होते रहते हैं बाकी इन्वेस्टर्स के बीच में। कंपनी सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही अपने शेयर इशू करती है और शेयर बाजार तो एक्चुअल में सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं। तो इनको लिस्ट करा दिया जाएगा, इनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इनका नाम ले दिया जाएगा ताकि इसमें लोग इन्वेस्ट करें और इनके शेयर्स भी बिक जाएं। विल सप्लीमेंट RBI मेजर्स टू आर्गुमेंट लिक्विडिटी। RBI मेजर्स जो गवर्नमेंट मेजर फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो लेती है, गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा ली गई पॉलिसी मतलब रिफॉर्म्स, और RBI के द्वारा ली गई मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं टू आर्गुमेंट लिक्विडिटी, ऑगमेंट लिक्विडिटी को लाने के लिए। सिक्योरिटीज विल बी फुल्ली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सिक्योरिटीज दी जाएंगी लोन इशू करने के द्वारा उसको गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी किया जाएगा। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर NBFC, HFC एंड म्यूचुअल फंड एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनको हेल्प मिलेगी तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा मार्केट के अंदर। ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFC। तो यहाँ पे अलग स्कीम निकालती है। ये सब आपके काम की है नहीं। वैसे आपको MSME में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसमें 45,000 करोड़ फिर 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम मतलब पावर सेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक सेक्टर जो है अपना, उसके लिए बात की गई है यहाँ पे। रेवेन्यूज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लिमिटेड। इसका मतलब है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है क्योंकि उनको वो जा नहीं रहा है। अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम एक्सेंटेड बाय डिमांड रिडक्शन। ठीक है, डिस्कॉम पेबल टू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज इज करेंटली ₹94,000 करोड़। ठीक है भैया। BFC REC टू फ्यूज लिक्विडिटी ऑफ, ये भी यार आपके काम का तो ही नहीं, तो डिटेल में मैं क्या जाऊँ। तो लिंकेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिफॉर्म डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी बाय डिस्कॉम्स फॉर कंज्यूमर लिक्विडेशन of outstanding dues of state government plan to reduce financial and operational losses। गवर्नमेंट इनके लॉसेस को कम करने का प्रयास।
करेगी पूरी तरीके से। इसमें यही लिखा है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनी shall give rebate to discounts which shall be passed on to the final consumer। rebate क्या होती है? कोई काम समय से पहले हो जाए तो उसको उस पर डिस्काउंट अपने ऊपर से लगाना, और किसी जिसने टाइम पे काम कर दिया, टाइम से पहले काम कर दिया, तो कोई टाइम इज मनी, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि भाई जो पावर सेक्टर है उसने आपसे पैसा मांगा नहीं है अभी तक। आपके अगर देख लिया, आपको बिल भी नहीं आए होंगे, लेकिन आपका बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसने उसको जो रोक लगाई है अपने ऊपर और अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखा है, जो कि 94,000 करोड़ को उन्होंने रोक के रखा है अपने लिए, क्योंकि पूरा इंडिया का भी बिल का लिए भी रोक रखा है, तो वो भी फ़ायदा उसको मिलना चाहिए डिस्कॉम को। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मदद दी गई है। एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल एजेंसी covers construction work and goods service contracts। कॉन्ट्रैक्टर्स को रेलवेज में शायद कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीशन ऑफ वर्क की वो एंड एक्सटेंशन ऑफ कंसेशन पीरियड इन पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स को मदद दी गई है। पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे मेट्रो होता है, दिल्ली मेट्रो, इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों ने मदद करी है। तो इन सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स को मदद दी गई है ताकि इनमें ये पैसा कमा सके। गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शियली रिलीज बैंक गारंटी टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर पार्शियली कंप्लीटेड टू ईज कैश फ्लो। गवर्नमेंट एजेंसी ने बैंक से बोला है भाई तुम हमारी तरफ से गारंटी दे दो ताकि कॉन्ट्रैक्ट को एक सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है, और उससे सुधार आएगा, कैश फ्लो भी आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट गारंटी होगी तो लोन भी जल्दी मिल जाएंगे, कैश फ्लो जो है वो बढ़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर RERA, ये सब आपके काम की नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे स्किप कर दिया जाए। इसमें सिर्फ रियल एस्टेट के लिए जो मदद दी गई है उसका डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको अभी भी इसको जानना है तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, जान लीजिएगा। कोविड-19 की वजह से इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत पड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल एडवाइज स्टेट्स, यूटीज एंड देयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू द फॉलोइंग इफेक्ट। तो ये सब इसने मदद करी है, आप रीड कर लीजिए। पैसा इंजेक्ट किया होगा और क्या, थोड़ा बहुत लोन के लिए दिया होगा। यही सब है, आप रीड कर लीजिए धीरे धीरे। प्रोजेक्ट इन्होंने इश्यू कर दिए हैं, कोई खासी चीज़ है नहीं। ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS TCS रेट रिडक्शन। TDS आपको बताया टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स, और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो आप कंपनीज को एक्स्ट्रा इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा ही देती है, तो उसको हम ये टैक्स कहते हैं। तो इसमें भी कमी कर दी गई है, तो इसने अपनी इनकम, गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को कम किया जो आपसे वो ले रही थी, तो इसने भी इनको उनमें जोड़ दिया है। वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके से सही चीज़ ही है, पर एक तरीके से हिसाब चुपटा कर रही है, बस ये समझ लो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर्स, द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेसिडेंट्स एंड ट्रेड और
of tax collection at source for the specific receipt shall be reduced by 25% of the existing rate. करंट रेट से 25% कम कर दिए गए हैं। जो ये टैक्स है इसको 25% रेट कम कर दिया गया है। पहले कुछ लगता होगा तो उसको 25% से घटा दिया गया है। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा शैल बी एलिजिबल फॉर दीज रिड्यूस्ड रेट ऑफ TDS। अभी मैंने आपको बताया था कि टैक्स किसी एक्स्ट्रा इनकम को होती है तो उसको पे लगाती है गवर्नमेंट। प्रोफेशनल फीस वगैरह, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड इन सब पे लगता है तो इसको ये सब एलिजिबल होंगे इस टैक्स रिडक्शन की मदद के लिए, हेल्प के लिए। इनको मदद ज़रूर दी जाएगी। दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फ्रॉम टुमारो टू 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 से इन रिडक्शन को अप्लाई कर दिया गया है। सिर्फ 1 साल के लिए करा गया है। These measure will release liquidity of ₹50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मिलेगी, तरलता मिलेगी, वही फायदा होगा कंपनीज को, प्रोफेशनल्स को, सबको फायदा होगा। टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर, ऑल पेंडिंग रिफंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग proprietorship, partnership, LLP and cooperative shall be issued immediately। जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी पे कर दिया जाएगा। ये कोई खास चीज़ है नहीं, ये रिफंड ही कर रहे हैं जल्दी, इसका कोई महत्व है नहीं। ये तो फर्स्ट में उन्होंने जोड़ दिया है। ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर and tax audit from 30 September 2020 to 31 अक्टूबर 2020। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट भी बढ़ा दी गई है। जो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर की जो 6 महीने में जो होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने की शायद होती है ये। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 3 महीने की जो ये होती है फाइलिंग डेट जो होती है उसको 30 नवंबर तक कर दिया गया। 31 जुलाई में जो आती है, और जो 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट हुआ करता था उसको अब 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑडिट क्या होता है? फाइनेंशियल जो चेक करता है, CA जो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है कंपनी के द्वारा उसको चेक करता है। चेक करने को ऑडिट बोलते हैं, और उसका अगर साइन हो जाए CA का तो उस पर ऑडिट रिपोर्ट हो जाती है। ठीक है। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर, डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग पेड ऑन 30 September 2020 extended to 31 December 2020 and those getting paid on 31 March will be extended to 30 September। कोई फायदेमंद बात है नहीं। पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम for making payment without additional amount will be extended to 31 December। जो आपको शायद ये इस स्कीम में जिसने रजिस्टर किया होगा उसको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। शायद कंपनीज वगैरह इस स्कीम में रजिस्टर हुई होंगी तो इनको पे करना पड़ता होगा। तो इनकी डेट भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। थैंक यू आ चुका है और ख़त्म हो चुका है भाई। ये बचा कितना रह गया था? जो भी बचा रह गया था 20 लाख करोड़ में से 13,21,500 करोड़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और बाकी का बता दिया। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, गवर्नमेंट का ये फेलियर है। मदद नहीं कर पाई ज़्यादा। ये लोन दे देगी, वो वापस ले लेगी, तो फिर भाई टैक्स ही क्यों लेते हो? जब वापस ही लेना है तुम्हें अपना पैसा जो तुम लगा रहे हो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो फिर तुम टैक्स क्यों ले रहे हो? गलत चीज़ है ये। जुमला कहता हूँ मैं तो इसे, पर मैं आपको इसे डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा फायदा दिया है तो पटोल लो,
वरना फिर बाद में चांस मिले ना मिले। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को पसंद आए तो। धन्यवाद।